ऑफिशियली कोई हेडिंग्स नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है। ऑफिशियली जब हम डिटेल पढ़ रहे थे, पूरा कारो 2020 पढ़ा था, तब भी मैंने बोला है आपको, अपन क्या नहीं पढ़ रहे हैं, अपन हेडिंग्स नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी हेडिंग्स नहीं बना, मतलब हेडिंग्स ऑफिशियली दे ही नहीं रखी है। जो भी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, प्योरली जो हेडिंग्स हमने बना के डिस्कस करना है वो डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ गई? तो ऑफिशियली जो हेडिंग्स, जैसे मैंने फिक्स एसेट बताई है, इन्वेंट्री लिखा है, ऑफिशियली एज सच ऐसी कोई हेडिंग्स नहीं है कारो 2020 के अंदर, ठीक है। हमने हमारे कंफर्ट के लिए हेडिंग्स बना ली है, ठीक है। बाकी क्लॉजेस सारे वो के वही हैं जो यहां मेंशन्ड है, ओके। तो शुरू करें। सबसे पहला है, पहला क्लॉज जो हमने डिसाइड किया, नाम फिक्स एसेट, उसका कंटेंट एज इट इज जो लिखा हुआ है वो है क्या, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, किसके, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के और इनटेंजिबल एसेट के। दूसरा, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, फिजिकल वेरिफिकेशन अगर हुआ है तो क्या उससे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली, और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील कर लिया गया है। तीसरा, क्या टाइटल डीड जो है वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं, या नहीं है तो बताओ डिटेल्स, उसका फॉर्मेट दे रखा था, ठीक है। चौथा, कहीं रिवैल्यूएशन अगर हुआ है तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यू से हुआ है, और अगर 10% और मोर का चेंज है तो आपको डिस्क्लोज करना है। और पांचवा था उसमें, अगर कोई क्या हुआ है, कोई प्रोसीडिंग्स हुई है, केस इनिशिएट हुआ है, ठीक है, किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, किसके अंडर, फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। सो बेनामी प्रॉपर्टी वाला पॉइंट जो है वो पांचवा था। तो 5 सब क्लॉजेस थे, और वो 5 सब क्लॉजेस मैंने आपको यहां पर बता दिए, ए बी सी डी और ई। क्लियर? ठीक है। बाकी ओरिजिनल वर्जन आप देखोगे तो उसमें था ही था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, है ना। ओरिजिनल वर्जन में भी अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो ओरिजिनल वर्जन से भी वेरीफाई कर सकते हो, जो आपने अपन ने पढ़ाई ऑलरेडी, ठीक है। जो फर्स्ट क्लॉज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यही था, इसमें अंदर 5 सब क्लॉजेस थे, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर 5 जो क्लॉजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। डन? ऐसे पढ़ रहे हैं अपन एक बार अभी, ठीक है। डिटेल आप देख सकते हो, ठीक है, बुक में आपके पास है, ठीक है। मैं आपको खाली चार्ट फॉर्म में उसको कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है। ये देखो, जो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा उसके सारे के सारे पॉइंट ए बी सी डी ई मैंने आपको सारे समझा दिए, ठीक है। चलो अभी आ रहा हूं मैं सेकंड पे। हाँ, अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि जल्दी एक बार समराइज करना है 10-15 मिनट में अपने को। सेकंड इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या था, इन्वेंट्री में सर यही देखना था कि फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन का जो कवरेज और प्रोसीजर लिया था वो एडिक्वेट था, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन से कोई डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर की मिली, वहां मटेरियल वर्ड नहीं था, वहां क्या था, 10% और मोर की मिली, ठीक है। तो क्या उसको प्रॉपर्ली डील कर लिया कि नहीं कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और दूसरी तरफ क्या था, अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट कितने से ऊपर सैंक्शन हुई आपको, 5 करोड़ से ऊपर, तो और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एसेट, तो आपको ये देखना था कि जो स्टॉक स्टेटमेंट या कोई भी क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट जो आप बैंक को जमा करा रहे हो, ठीक है, वो और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिगर लिखा हुआ है वो अग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड क्या था, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी। इसमें 6 पॉइंट थे, ए बी सी डी ई एफ, है ना, 6 मैंने बना दी यहां पर। पहला, क्या लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी जो दी है, ठीक है, उसका एग्रीगेट अमाउंट भी बताना है, और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, किसमें, एक तो थी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट को कितना लोन इन्वेस्टमेंट दिया था, और दूसरा लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी थी, और दूसरा अदर को कितना दिया था। पहला पॉइंट में तो आ जाता है। सेकंड, जो लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या जो टर्म्स, लोन्स, एडवांसेस दिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन कहीं प्री जुडिशियल तो नहीं थे, दूसरा पॉइंट ये पड़ा। तीसरा, अगर लोन्स एंड एडवांसेस दिए तो क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट पहले से फिक्स है, और अगर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है तो पेमेंट रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा, अगर 90 डेज से ओवर ड्यू अमाउंट है तो वो बतानी थी, और क्या कंपनी द्वारा रीजनेबल स्टेप्स लिए गए कि नहीं लिए गए उस पैसे को रिकवर करने के लिए, वो बताना था। ये 4 तो पहले भी थे, 2 नए ऐड हुए थे, ई और एफ। क्या, अगर कोई लोन आपने लिया है, ठीक है, सॉरी लोन कोई ड्यू है, ठीक है, जो आपने दिया हुआ है, और उसके बदले में आपने और फ्रेश लोन दे दिया, कोई रिन्यू कर दिया लोन पुराना वाला, या फिर कोई एक्सटेंशन कर दिया, तो एग्रीगेट अमाउंट भी बताना है, और वो परसेंटेज कितना रिन्यू एक्सटेंड किया वो बताना। और लास्ट पॉइंट पे, अगर आपने लोन्स और एडवांसेस कोई दिए और वो कौन सी कंडीशन पे दिए, रीपेबल ऑन डिमांड या कोई टाइम पीरियड फिक्स दिए, तो वहां पे भी एग्रीगेट अमाउंट बतानी है, और परसेंटेज बताना है कि कितना आपने प्रमोटर्स और रिलेटेड पार्टीज को ऐसे लोन दिए जो रीपेबल ऑन डिमांड या कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है जिसमें। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ले लूं, सब पढ़ लिया हमने डिटेल में, आप खाली शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट है। फोर्थ तो इजी थे, अभी 4, 5, 6, 7 सब इजी थे। फोर्थ में क्या था, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी अगर आपने दिए तो कंप्लायंस ऑफ 185, 186 चेक करना है। डिपॉजिट वाले में भी सेम ही था, अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए तो एक ही क्लॉज था पूरा, कंप्लायंस चेक करनी है, किसकी, आरबीआई डायरेक्शंस की, सेक्शन 73 से 76 की, अदर प्रोविजंस, रूल्स दैट देयर अंडर, और ऑर्डर को आया है एनसीएलटी का, ऑर्डर को आया है सीएलबी का, ऑर्डर को आया है आरबीआई का, कोर्ट का, या किसी भी ट्रिब्यूनल का, तो वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
6 क्लॉज भी इजी था। कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर बनाने के लिए बोले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 148 सबसेक्शन 1 में, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कारों में ये रिपोर्ट करना है कि वो कॉस्ट रिकॉर्ड जो बनाने के लिए बोले वो बनाए हैं कि नहीं बनाए, मेड एंड मेंटेन। 7 था स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज भी वापस वही कहानी है, कौन सी? डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड। पहले अनडिस्प्यूटेड, अगर रेगुलरली जमा करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, अगर नहीं करा रहे हो तो अरियर्स आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स का रिपोर्ट करना था। और डिस्प्यूटेड ड्यूज हैं अगर, उसमें भी स्टैट्यूटरी ड्यूज ही थे, ठीक है, तो उसमें देखना था अमाउंट और फोरम जहां पर वो डिस्प्यूट पेंडिंग चल रहा है वो बताना था। 8th क्लॉज कौन सा था? ट्रांजैक्शन जो बुक्स में तो रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के असेसमेंट में, इनकम टैक्स रिटर्न में आपने वो अमाउंट डिस्क्लोज कर रखा है, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को जो बुक्स में पहले नहीं डिस्क्लोज कर रखा था लेकिन आपने आईटी प्रोसीडिंग्स के अंदर डिस्क्लोज कर दिया उसको, तो उसको वापस बुक्स में लाया गया कि नहीं लाया गया वो देखना है। 9th, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। इसके भी वापस कितने क्लॉजेस थे? 6। पहला, क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया रीपेमेंट ऑफ लोन्स बोरोइंग्स में? अगर किया है तो पीरियड और अमाउंट रिपोर्ट करना था, फॉर्मेट दे रखा था उसका। सेकंड, अगर कंपनी को किसी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, लेंडर ने क्या घोषित कर दिया है? विलफुल डिफॉल्टर तो घोषित नहीं कर दिया। विलफुल डिफॉल्टर मतलब द पर्सन हु हैज द एसेट्स टू पे बट ही इज नॉट विलिंग टू पे देम। थर्ड, टर्म लोन अगर लिया हुआ था तो कहीं उसको उस पर्पस के लिए यूज किया है कि नहीं किया, कि किसी और पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर दिया जिस पर्पस के लिए टर्म लोन लिया था, और अगर किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया है तो अमाउंट और पर्पस बताना है जिसके लिए वो यूज कर लिया गया। ऐसे ही शॉर्ट टर्म फंड्स अगर जो रेज किए थे वो कहीं लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए तो यूज नहीं कर लिए, अगर किए हैं तो नेचर और अमाउंट बता दो। फिर 2 नए पॉइंट, अगर आपने कोई पैसा उठाया है काई के लिए? अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, तो उसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना है। और अगला क्या था? आपने लोन लिया किसको गिरवी रख के, किसको प्लेज करके? अपनी जो इन्वेस्टमेंट आपके थे सिक्योर सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट में, उनके शेयर्स को गिरवी रख के, उन इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रख के जो आपने उनमें इन्वेस्ट कर रखा था उसको लेके, उसको गिरवी रख के प्लेज करके आपने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, तो वो आपको डिटेल्स यहां देनी है। और अगर उसमें डिफॉल्ट किया अगर स्पेसिफिकली, ठीक है, ये प्लेज करके और आपने जो लोन लिया उसमें डिफॉल्ट किया चुकाने में, तो उसके लिए अलग से रिपोर्टिंग आएगी। डन। सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं मैं जो ओपन ने पढ़ लिया है उसको, ठीक है। 10th इश्यू से रिलेटेड था, कौन सा? पहला तो था 2 टुकड़े थे, आईपीओ एफपीओ से जो पैसा उठाया क्या उसको उसी पर्पस के लिए यूज किया है? नहीं तो क्या डिले किया, क्या डिफॉल्ट किया और रेक्टिफाई किया है कि नहीं क्या वो बताना है। और दूसरी तरफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट से जो पैसा उठाया था, एक तो उसमें सेक्शन 4262 का कंप्लायंस, और क्या उसको भी वही स्टेटेड पर्पस के लिए यूज किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो अमाउंट एंड द नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन जो किया आपने वहां पर आ जाएगा। 11th क्या था? फ्रॉड। फ्रॉड में 3 पॉइंट थे उसमें, ए बी सी। फ्रॉड ऑन और बाय दी कंपनी अगर हुआ है, नोटिस हुआ है, तो ऑडिटर को नेचर और अमाउंट डिस्क्लोज करना। दूसरा, अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो एडीटी 4 का फॉर्मेट आपको फुलफिल करना था। और तीसरा, विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को कंसिडर किया गया कि नहीं किया गया ऑडिटर द्वारा, वो ऑडिटर को बताना है। ठीक है, यही था। नेक्स्ट 12th निधि कंपनी। निधि कंपनी के भी 3 टुकड़े थे, एबीसी, ठीक है, ये सबके बता रहा हूं, एबीसी एबीसी, ठीक है। उसमें पहला तो था नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट वाली रेशियो 1:20 से कम नहीं होनी चाहिए ताकि लायबिलिटी मीट आउट कर सको। दूसरा था कम से कम 10% पैसा किसमें पड़ा होना चाहिए? अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में, ताकि लायबिलिटी मीट आउट कर सको। और तीसरा, कहीं ये चुकाने में निधि कंपनी ने जो पैसा ले रखा है लोगों से उसको चुकाने में डिफॉल्ट तो नहीं किया, इंटरेस्ट चुकाने में डिफॉल्ट तो नहीं कर। ठीक। 13th ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। दो ही चीजें थी, एक तो उसमें भी एक ही पॉइंट के अंदर लिखा हुआ था, 2 पॉइंट नहीं उसमें, ये भी नहीं थे, एक ही पॉइंट के अंदर लिखा था क्या? एक तो सेक्शन 177 और 188 का कंप्लायंस, और दूसरा क्या एएस में जो डिस्क्लोजर मांगा है, डिटेल्स मांगी है, ठीक है, वो आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में दे दी। नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट सिस्टम वाला टॉपिक आया था। पहला तो था क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंपनी की साइज और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से कमेंसुरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया गया कि नहीं किया गया, किसके द्वारा? एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा। सेकंड पॉइंट ये था। नेक्स्ट 15th नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर आपने किए डायरेक्टर्स के साथ या पर्सन कनेक्टेड विद डायरेक्टर के साथ, तो कंप्लायंस किसका चाहिए? 192 का। अब इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, आगे तो मैंने खुद ने एक्सप्लेन कर दिया आपको वापस कि एक तो प्रायर अप्रूवल चाहिए मेंबर की थ्रू, और अगर ये डायरेक्टर किसका डायरेक्टर है, होल्डिंग कंपनी का भी है, तो होल्डिंग कंपनी से भी अप्रूवल चाहिए, ठीक है, और वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से होना चाहिए। एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने लिखा है, बाकी ये तो उस ओरिजिनल क्लॉज के अंदर नहीं था। फिर आता है एनबीएफसी के 4 पॉइंट्स। पहला क्या था? क्या ये फॉल कर रही है 45 के अंदर?
अगर कर रही है तो रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया? क्या इसने कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं कर दी बिना COR लिए हुए? फिर थर्ड, क्या कंपनी CIC है? तो CIC है तो या तो इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ CIC, और अगर ये एग्जेम्प्टेड है CIC है तो एग्जेम्पशन की कंडीशन फुलफिल कर रही कि नहीं कर रही? और अगर इस ग्रुप में एक से ज्यादा CIC है तो उनके नंबर ऑफ CICs मेरे को मेंशन करना है, ठीक है? 17th, कैश लॉसेस अगर हुए हैं, ठीक है, तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में अगर कैश लॉस हुआ है तो उसकी अमाउंट रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर पुराना ऑडिटर रिजाइन कर दिया है तो नए ऑडिटर को कंसिडर करना था इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स। इजी, ये सारे पॉइंट्स तो इजी थे। फिर 19, गोइंग कंसर्न में कहता है कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है कि कंपनी वुड नॉट बी एबल टू मीट इट्स लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट प्लस इन द कमिंग 1 ईयर। नेक्स्ट, CSR वाले पे आ गया, अनस्पेंड अमाउंट के ऊपर 2 केसेस थे। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है दूसरा वाला तो आपको CSR अकाउंट में ट्रांसफर करना था, और अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो सीधे किस में ट्रांसफर करना है? फंड में ट्रांसफर करना है। इसमें तो आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, लंबा भी खींच सकते थे इसको कि स्पेशल अकाउंट में कितने दिन में ट्रांसफर करना है? अरे स्पेशल अकाउंट में कितने दिन में ट्रांसफर करना है? 30 डेज, ठीक है। तो इसको चाहो तो मैं लिख सकता हूं कि स्पेशल अकाउंट में सर 30 डेज में ट्रांसफर करना है। अगर यहां खर्च कितने दिन में खर्च करना है? 3 ईयर्स। इफ अनस्पेंड रह गया इन 3 ईयर्स ऑल्सो, इन नेक्स्ट 3 ईयर्स भी क्या रह गया? अनस्पेंड, तो फिर ट्रांसफर करना है कहां पे? ट्रांसफर टू फंड, जो शेड्यूल 7 वाला है। और शेड्यूल में 7 में कौन से फंड है? नेशनल रिलीफ फंड हो गया या एनी अदर फंड फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें ट्रांसफर करना है। ओके, नहीं फिर कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी उसमें, ठीक है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अगर कंपोनेंट के ऑडिटर ने क्या दिया है? रिमार्क दिया है। कौन सा रिमार्क? क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क दिया है अपनी रिपोर्ट में, तो आपको डिटेल्स बतानी है उन कंपनी की और पैरा नंबर बताना है कारो रिपोर्ट का जिसमें क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क दिया गया है। फाइन, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट अ समरी, बेसिक चार्ट फॉर्म ऑफ समरी जो यहां पर मैंने बता दिया, ठीक है। आप खुद डेवलप करोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, अब मैं आ रहा हूं किसके ऊपर? जो अभी मैं आपको बता रहा था, नंबरिंग्स के ऊपर। 1 से लेके और 21 क्लॉज है। एंड लेट्स बिगिन अ स्टोरी ऑफ कारो 2020. So we are reading the story of what? Caro 2020. 2020 कारो की स्टोरी पे शुरुआत कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स की स्टोरी आपने सुनी है, वो अलग थी। उसी स्टोरी से निकाल के एक नई स्टोरी निकाल रहा हूं। 2 भाई थे, दोनों जुड़वा थे, ट्विंस थे, और दोनों ने 12th में कॉमर्स ली थी और दोनों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू किया था। दोनों को अटेम्प्ट लगे थे। एक बंदा किस में चला गया था? स्टैंडर्ड की स्टोरी में क्या था? एक बंदा किस में चला गया? प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर वो मुंबई चला गया था, है ना। और दूसरे बंदे को भी लोगों ने बोला था इससे नहीं होगा, ये पढ़ने लिखने में ये तो कम होशियार था थोड़ा, ठीक है, ही वाज नॉट दैट इंटेलिजेंट एज हिज एल्डर ब्रदर वाज, ठीक है। बट इसने सोचा मैं क्या स्टार्ट करता हूं? बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मेरे को नहीं करनी प्रैक्टिस। सो स्टार्टेड हिज बिजनेस। और बिजनेस किसका स्टार्ट किया? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग चीज का। और मैन्युफैक्चर जैसे कर रहा है ये बिस्किट्स, सो ही स्टार्टेड द बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, या लेज बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, कुछ भी बोल लो, चिप्स बना रहा है, बिस्किट ले लेते हैं अपन, इजी रहेगा। तो ही स्टार्टेड अ बिजनेस, ही वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्टेड अ बिजनेस। उस बिजनेस के लिए सबसे पहले इसको क्या लानी पड़ेगी? मशीनरी। वैसे तो नहीं हाथ से बनाएगा बिस्किट, ऐसा तो होना नहीं है, रोटी थोड़ी है ना, मशीनरी और मोल्ड लाने ही पड़ेंगे। सो ही परचेज दी एसेट्स, फिक्स एसेट्स। कहानी शुरू हो गई। यहां और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई कस्टमर आया सर बिस्किट दो, तो बोलेगा रुक मैं मैदा लेके आता हूं फिर बना के देता हूं। नहीं, उसके पास स्टॉक में पहले से पड़ा होगा, मैदा भी पड़ा होगा और फिनिश गुड्स भी पड़ा होगा, मतलब इन्वेंट्री इसको मेंटेन रखनी है। तो फिक्स एसेट्स लेकर आया, इन्वेंट्री लेकर आ गया, इन्वेंट्री पड़ी है इसके पास। धीरे धीरे इसका बिजनेस चल रहा था। तो इसने मार्केट से पैसा उठाने और
लेने और देने का भी सोचा। भाई इसका बिजनेस चल गया अच्छा, तो अपन मान लेते हैं, चलो इसको अपन मान लेते हैं कि बिजनेस चल गया अच्छा, चलो ये पहले अज्यूम करते हैं, तो बिजनेस अच्छा चल गया, तो ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया इसने, लोन देने शुरू कर दिए, एडवांसेस देने शुरू कर दिए, गारंटी देनी शुरू कर दी, इतना अच्छा आदमी बन गया है, कितना बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, गारंटी और सिक्योरिटी दिया, और दिया, 2 बार दिया, दोनों बार 3 और 4 आ गया। फिर इतना दे दिया कि इसके पास थोड़े पैसे कम बढ़ने लग गए, तो इसने बोला वापस पब्लिक से क्या ले लेता हूं मैं, थोड़े डिपॉजिट्स। और जब पब्लिक से पैसा आपने लेना शुरू कर दिया, सरकारी अथॉरिटी आपके ऊपर आ गई, बोले जब पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो तुम्हें अब कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स भी हर चीज का मेंटेन करना जरूरी है। सरकार आ गई, बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया, तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। फिर जब इतनी बड़ी कंपनी हो गई तो इनकम टैक्स वाले आ गए, बोले ड्यूज व्यूज कौन पे करेगा, तो ड्यू जांच करने आ गई, बोले तुम्हारे ड्यूज कब पे करोगे, कैसे पे करोगे। और जब वो जांच करने आई तो ये पता चला कि कुछ इनकम इसने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, फाइन, कुछ इनकम इसने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है। और जब और जांच चली तो पता चला फ्रॉड्स भी थे यहां पर, मतलब फ्रॉड्स मैं बाद में लूंगा वर्ड, पर और जांच चली तो पता चला घपले भी हैं यहां पर। और घपलों से ये पता चला कि ये जो फिगर दिखा रखे ना थोड़े बहुत क्या है, फेक है। और जब ऐसा मार्केट में न्यूज आई तो मांगने वाले आ गए, बोले वापस लाओ पैसा, बैंक बोला वापस दो, तो ये चुकाने में डिफॉल्ट करके, फाइन, यहां तक रोकते हैं बस स्टोरी को, शुरुआत करते हैं। तो एक हिस्सा खत्म करो, ये पार्ट 1 खत्म हो गया। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, आपको अगर 21वां क्लॉज पूछेगा तो आप ऐसे वहां कहानी शुरू से थोड़ी बोलोगे, 21वां तो सबको याद है, पर 20 पूछा तो एकदम से रिकॉल नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेक दे रहा हूं आपको, 1 से 9 का 1 हो गया, 10 से 20 का 1 कर दो। तो आपको जब मान लो 10 से ऊपर वाले पूछेंगे तो कहानी आपके कहां से शुरू होगी, 10 से शुरू करना, 1 से शुरू मत करना, नहीं तो टाइम लग जाएगा उसको रिकॉल करने में, ठीक है। तो 1 से 9 का एक स्लॉट ले लेते हैं, सीजन 1 एंड हो गया, सीजन 2 फिर लेंगे। 1 से 9 में क्या हुआ, सबसे पहले क्या लाया, सेकेंड, फिर इसके पास बहुत बड़ा आदमी बन गया, मतलब मस्त चल गया बिजनेस, तो इसने पैसा देना शुरू कर दिया, और देना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर खत्म हो गया, पब्लिक से डिपॉजिट लिया, पब्लिक से लिया तो क्या आ गई, सरकार बोली कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ, फिर इनकम टैक्स वाले आ गए, ड्यूज कौन पे करेगा, फिर जब जांच करी तो पता चला अनरिकॉर्डेड इनकम है, और फिर ये डिफॉल्ट कर गया पेमेंट करने में, ठीक है, कहानी खत्म। सीजन 2 शुरू होता है, सोच रहा है अरे यार ये क्या हो गया, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा, इसने भी वो देखी होगी, स्कैम देखा होगा, बोले मैं मार्केट से इश्यू उठाऊंगा, आईपीओ उठाऊंगा, एफपीओ उठाऊंगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करूंगा, प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगा, मैं इश्यू लूंगा। तो इसने मार्केट में इश्यू लेकर आ गया और लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, और इसने उस पैसे का फ्रॉड कर दिया। और फिर लोगों को लगा ये कंपनी ना, कंपनी नहीं, ये निधि जैसी चोर कंपनी, चिट फंड जैसी कंपनी। फिर जो वो पार्टियां थी ना, कौन सी, आपके घर वाले भी जो थे, रिलेटेड पार्टीज, जिन्होंने आपको पहले कभी मदद करी थी पैसा देके, वो सबसे पहले उठ के खड़े हो गए। ऐसे होता है, सबसे पहले वाले वही आते हैं, लाओ पैसा हमारा। उन्होंने कंप्लेन कर दी गवर्नमेंट को, बोले इसकी इंटरनल ऑडिट करवाओ, अंदर भी और गड़बड़ होगी इसमें। जब इंटरनल ऑडिट हुई तो पता चला यहां जो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ना, वो बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी डायरेक्टर्स के बीच में हो रखे हैं, कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में हो रखे हैं। और अल्टीमेटली घोषित हो गई ये कंपनी इज नॉट अ व्हाट, इट्स नॉट अ नॉर्मल कंपनी, इट्स लाइक एन एनबीएफसी जो पैसा ले रही है और दे रही है लोगों से, बाकी कुछ एक्चुअली काम नहीं कर रही है, और कुछ ये फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। वापस बोल रहा हूं, सीजन 2 11 से 16 पे एक बार, 10 तक, सॉरी 9 तक हो गया था, 10 से 16 का, 9 तक डिफॉल्ट कर गया था। 10वें में नया सीजन आया, बोला मैं आगे बढ़ूंगा, फिर से क्या लेकर आया, आईपीओ इशू लेकर आया, लेकिन उसमें भी क्या किया, फ्रॉड। तो लोगों को लगा ये कंपनी कैसी है, निधि कंपनी। फिर रिलेटेड पार्टी आई, उन्होंने बोला क्या करवाओ, इंटरनल ऑडिट करवाओ। इंटरनल ऑडिट जब करी तो पता चला नॉन कैश ट्रांजैक्शन हैं, और एक तरह से निधि प्रूव ही हो गई, ये एनबीएफसी प्रूव हो गई, एनबीएफसी प्रूव हो चुकी। सीजन 2 खत्म, सीजन 3 17 से 21,
सीजन 3 जब चालू हुआ तो लोग बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं, अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं, और ऑडिटर ने घोषणा करी कि भैया इस कंपनी में तो क्या है, पैसा ही नहीं है, लॉसेस में चल रही है। तो ऑडिटर को सब नाक दिखाई, बोले तू क्या कर रहा था, बोले मेरे नहीं करनी ऐसी ऑडिट, मैं जा रहा हूं। तो माथा फोड़ी का काम है, लॉसेस भी हो या माथा फोड़ी। उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा था। जब उसने रिजाइन कर दिया तो हालत टाइट हो गई कंपनी की, और ये प्रूव हो गया कि ये कंपनी अब आगे नहीं चल पाएगी, इसकी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गई। गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गई, उसके बाद सरकार ने बोला भैया तुम जा तो रहे हो, लेकिन वो जो पैसा तुमने समाज के लिए खर्च करना था वो दे के जाओ, तो CSR का खर्चा करना। और फिर तुम्हारे जो भी सब्सिडी हो रही है वो है, उनके ऑडिटर्स ने भी लास्ट में क्या बोला वो तो याद रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन डाली। तो सीजन 3 एंड जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, लोग खड़े, ये माथा पकड़ के खड़ा है, लॉस ही लॉस हो रहे। ऑडिटर ने भी क्या कर दिया, छोड़ दिया, इसकी एंटिटी की गोइंग कंसर्न भी क्या हो गई, इफेक्ट हो गई, अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, CSR वाले लोगों ने और माथे पड़ गए कि भैया अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफर करो, बोला यार ठीक है करना ही है, और फिर क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क डाल दिया सब्सिडी का ऑडिटर्स ने। ये कहानी खत्म होती है 3 सीजन में। वैसी की वैसी है। तो कहानी नंबर 1 बिना देखे, अच्छा इसमें नंबरिंग तो 1 2 3 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 2 3 4, फिर से लोन 5, डिपॉजिट्स लिए पब्लिक से, ठीक है 6, कॉस्ट रिकॉर्ड 7, स्टैच्यूटरी ड्यूज वाले आ गए। फिर उन्होंने क्या पाया, अनरिकॉर्डेड इनकम, और फिर डिफॉल्ट इनकम। कहानी खत्म। सीजन 2 शुरू हुआ, मैं IPO लाऊंगा, उसमें भी क्या किया, फ्रॉड। लोगों ने क्या देखा, एक ऐसी टाइप की हो सकती है निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी आई, बोले इसकी जांच कराओ, चेक करो निधि है कि नहीं है, इंटरनल ऑडिट कराई, नॉन कैश ट्रांजेक्शन पाएगा और कंफर्म हो गया ये क्या है, NBFC। थर्ड सीजन में माथा पकड़ के खड़ा हुआ है, कैश लॉसेस है, ऑडिटर रिजाइन कर गया, गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है, CSR वाले लोग आ गए और क्वालिफाइड एडवर्स रिमार्क डाल दी। ऐसे सीजन बाय सीजन 1 to 9, 10 to 16 एंड 17 to 21, इस तरह से याद करना है। ठीक है, तो जो सीजन में जिसमें पूछा है उसी में जाना है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अभी क्या कि सर 20 बता दो, क्या होगा, CSR, वेरी गुड, ऐसे ही याद हो जाएगा। 5 बता दो, ऐसे ही याद हो रहा है। ठीक है, 11 बता दो, 9 से 10 से पढ़ना है, 10 और 11 फ्रॉड, मतलब ऐसे भी याद हो रहा है आपको। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको याद करना है। समझ गए, स्टोरी क्लियर है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ व्हाट, कारो 2020। ठीक है, ऑल डन।